में दिए दिया था 10-11 बजे तक के, 10 बजे तक के। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। नहीं आया था सर। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे नहीं जाएगा? देख लीजिए आप, है या नहीं है? नहीं आया सर बैच 5 में। बैच 3 में नहीं आया? बैच 3 में लोग कर रहे हैं क्या क्लास? बैच कल 3 वाले मॉर्निंग का क्लास कर रहे हैं? मॉर्निंग का तो आ गया था सर, कल 26 अगस्त वाला। बैच हाँ, 5 में सर नहीं आया है। सबने दिया गया, सबसे पहले बैच 5 में गया है बच्चे। कहाँ से आ रहा है सर? देख लीजिए, बैच 5 के बच्चे हैं, बैच 5 में दिया गया है नहीं दिया गया है? देख लीजिए, मेरे में क्योंकि तो अभी नहीं है सर। अभी समान तौर पे बैच 5, बैच 6 और बैच 4 में जा रहे हैं रिकॉर्डिंग। बैच 5 में नहीं आ सर रहा बैच है। 5 में नहीं है सर। बैच 5 में नहीं है सर। ऐसा क्या, छूट गया है क्या? जी छूट। हो सकता है कि छूट गया हो। जी नहीं आया है बैच 5। ऐसे कैसे छूट गया? किस में डाला है मैंने? बैच 4 में डाला है? 6 में डाला सर, 6 में। नहीं सर, 4 में। 4 में और 5 में नहीं डाला है। 3 में भी चाहिए? मैं डाल तो किस में हो, पता नहीं चलता है। अभी आ गया सर, अभी आया है। चलिए, मैं कल ही डाल दिया था 10 बजे, कल मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक डाल दिया। चलिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे है कि आज हम बात कर रहे हैं इस पे क्या कहते हैं, विधायिका पे, है ना। विधायिका का काम क्या है वैसे, क्या काम होता है यहाँ पे, कुछ पता है? विधायिका का कानून बनाना। कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या होता है? लागू करना। करना, लागू करना। लागू करना। और व्यवस्थापक का क्या काम होता है? व्यवस्थापक का मतलब समझ ही रहे हैं, क्या होता है व्यवस्थापक का मतलब? रुपी कानून बनाएगा वही। व्यवस्थापक कानून बनाएगा। व्यवस्थापक में कौन कौन शामिल है? व्यवस्थापक में कौन कौन शामिल है? अब वो कानून बनाएगा तो ये कौन क्या करेगा? अच्छा, हाँ, विधायिका क्या करेगा? सुधीर, सुन पा रहे हैं? सुधीर नहीं बोलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, व्यवस्थापक का क्या काम होता है? सर कोर्ट वगैरह ये सब न्यायालय। व्यवस्थापक कानून बनाता है। और विधायिका? विधायिका कानून बनाता है सर। और कार्यपालिका? कार्यपालिका उसको कानून को चलाता है, मतलब लागू करता है। लागू करता है। और व्यवस्थापिका? व्यवस्थापिका क्या, न्यायपालिका ना। व्यवस्थापना न्यायपालिका होता है। तीन ही को, एक विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीन को तो होता है सर। व्यवस्थापिका विधायिका तो एक ही सर व्यवस्थापिका को ही जो कहते हैं वो कानून बनाने वाला वही। व्यवस्थापिका विधायिका वही हुआ सर। विधायिका और व्यवस्थापिका एक ही हुआ सर। विधायिका व्यवस्थापिका एक ही है, वही कानून बनाता है सर। कार्यपालिका लागू करता है, न्यायपालिका उसका निरीक्षण करता है। कानून बनाता कौन है? विधायिका सर। कानून बनाता और विधायिका उसको लागू करेगा और न्यायपालिका उसको न्याय करेगा। न्यायपालिका उसका न्याय करेगा। चलिए,
अब हम बात करते हैं कि जो व्यवस्थापिका है आपका, जो विधायिका है आपका, है ना, ये जो है कि इसका व्यवस्था कहाँ किया गया है संविधान में? क्या क्या चीज फिर से कहाँ बोलिए। व्यवस्था किया गया संविधान के किस भाग भाग में 5 में व्यवस्था किया की गया गई है, भाग 5 में। चलिए लिख लीजिए। संघीय व्यवस्थापिका विधायिका यानी संसद लिख लीजिए। संसद, अच्छा, संसद के पार्ट राष्ट्रपति होते हैं या नहीं होते? होते हैं। सर संसद का अभिन्न अंग होते हैं राष्ट्रपति सर, पाठ हो गए, अभिन्न अंग है तो हाँ, संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद का अभिन्न अंग होते हैं जो पाठ होते हैं। संसद किससे मिलकर के बना है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना, ये तीनों मिलकर करके जो है इसका निर्माण करते हैं। और ये तीनों जो है क्या है, अहम कड़ी है ना, तीनों जो है अहम कड़ी है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि कोई कानून अगर बनता है, कोई सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट का मैटर देखा जाता है कि ये जनता को किस तरह से प्रभावित करेगी, जनता की इससे उम्मीदें क्या हो सकती है, जनता को ये कहाँ तक जो है कि सहायता करेगी, कि ये व्यवस्था को बनाए रखने में कहाँ तक जो है हमें ये मदद करेगी, है ना। तो इसी मैटर पे कानून बनता है, इसी मैटर पे कानून बनता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा में है कृषि कानून बिल, है ना, कृषि कानून, तो सीधी सी बात है कि ये देखा गया कि कृषि कानून क्यों लाया जाए, तो क्यों लाया जाए, कृषि कानून क्यों लाया गया, कोई भी कानून क्यों लाया जाता है, कोई भी कानून क्यों लाया जाता है, नहीं पता, कृषि कानून क्यों लाया गया? वहां पे आपने देखा जो सरकार कह रही है कि बिचौलियों से जो है ये मुक्ति दिलाएगा, है ना, जो है कि किसान जो है कि ये अपने अनाज ना केवल बाजार मंडी में बेच सकेंगे बल्कि अदर जगह भी जा करके बेच सकेंगे। एमएसपी जैसे झंझट समाप्त हो जाएगा लगभग, है ना, और इससे जो है कि क्या किसानों की आमदनी जो है बढ़ेगी, सरकार यही बता रही है। तो सीधी सी बात है कि ये जनता के हित में लाई जाती है, कोई भी कानून जनता के हित में बनाया जाता है, जनता के लिए बनाया जाता है, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाया जाता है, यही किया जाता है। दूसरी चीज है कि अपराधियों पे नकेल कसने के लिए बनाए जाते हैं, यही इसलिए बनाए जाते हैं ना कानून। चौथी बात है अनुशासन को बनाए रखने के लिए बनाया जाता है ना, जन कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, यही सब सारी चीजें शामिल होते हैं कानून में। कानून तो इसी में है ना। चलिए, जो हमारा संसद है, लिख लीजिए, संसद का निर्माण राष्ट्रपति, संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है ना। ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो बता दीजिएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बना होता है। देखिए टॉप पे कौन है, टॉप पे राष्ट्रपति है ना, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों पैरेलल है ना। कोई भी कानून बनेगा तो सबसे पहले कहाँ चर्चा होगा, सबसे पहले लोकसभा में चर्चा होगा। लोकसभा जो है कि इससे पारित होगा, लोकसभा में है कि सब्जेक्ट मैटर तय किए जाएंगे और यहाँ से पारित हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जाएगा, और फिर इसके बाद जो है कि सबसे लास्ट में किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास, है ना, मंजूरी प्राप्त करने के लिए, मंजूरी मिलने के लिए। अगर यहाँ से मंजूरी मिल जाती है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, कोई भी बिल कानून बन जाता है, नहीं बन जाता है। यही पढ़ा है आपने, यही पढ़ा है ना, इससे अलग पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें लिख लीजिए,
संघीय व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका, शासन प्रणाली का, भारतीय शासन प्रणाली का, भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा अंग है, दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ है। इसका प्रावधान, इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है, भाग 5 में किया गया है, भाग 5 में किया गया है, भाग 5 के अध्याय 2 में, भाग 5 के अध्याय 2 में किया गया है, अध्याय 2 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद कितने से कितने तक लिख लीजिए, अनुच्छेद 79 से 122 तक, अनुच्छेद 79 से 122 तक, 122 तक संविधान में जो है अनुच्छेद 79 से 122 तक, 122 तक संघीय विधायिका यानी संसद की चर्चा की गई है, यानी संसद की चर्चा की गई है, लिख लीजिए। आपने अभी देखा क्या कि जो विधायिका यानी संसद का निर्माण है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनता है ना। तो चलिए लिख लीजिए, राज्यसभा को अपर हाउस यानी उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस यानी उच्च सदन कहते हैं, तथा लोकसभा को लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। लिख लीजिए, निम्न सदन भी कहा जाता है। लिख लीजिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की गई है, द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस द्विसदनीय व्यवस्था को संविधान में संसद कहा गया है, संसद कहा गया है। अब इसमें जो है कि इसके तीन अंग देखा था आपने, तो जो है कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जो अंतिम रूप से क्या करते हैं, अंतिम रूप से कानून को मूर्त रूप देते हैं, कानून को मंजूरी देते हैं, अंतिम रूप से कानून को मंजूरी देते हैं। लोकसभा क्या करती है, लोकसभा का क्या काम है, लिख लीजिए, लोकसभा अधिनियम को पारित करना से, लोकसभा किसी भी विषय पर किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर, है ना, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर नियम कानून बिल, है ना, नियम कानून जिसे बिल कहा जाता है, बिल कानून बनाती है। राज्यसभा लिख लीजिए, इसे राज्यसभा, इसे उच्च सदन भी कहते हैं, ये विद्वानों की संस्था है ना। लिख लीजिए, राज्यसभा में लोकसभा द्वारा
प्रस्तुत किए गए बिल पर चर्चा करता है तत्पश्चात यह सदन राष्ट्रपति को प्रेषित करता है, बिल को अप्रूवल के लिए, मतलब उसको क्या कहते हैं, अप्रूवल को क्या कहेंगे हिंदी में, अनुशंसा के लिए प्रस्तावित करता है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें है कि तीनों मिलाकर के संसद कहलाएगा, सिंगल नहीं कहलाएगा। आगे चलते हैं। देखिए भारतीय संसद का क्या अर्थ है? भारतीय संसद इसमें 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा जो है ना, लोकसभा में देखेंगे आप तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 अधिकतम संख्या, हाँ अधिकतम संख्या 552। वो एंग्लो इंडियन तो हट गया। 552 वास्तविक संख्या कितना है? वास्तविक संख्या 545 पूछा हुआ है दोनों। 545 ठीक है, 545। अब 545 है। अब इसमें इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए। जो अधिकतम संख्या है ना 552 है ना, उसको भी 2 भाग में बांट लीजिए। तो इसमें क्या होते हैं? निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। अब हालांकि मनोनीत समाप्त हो चुका है, लेकिन हमें बनाना ही पड़ेगा। निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। अब इसमें देखिए, इसमें जो है कि ये निर्वाचित सदस्य जो है कितने होते हैं, इसको भी 2 भाग में बांट लीजिए। मनोनीत सदस्य को भी 2 भाग में ये निर्वाचित सदस्य को 2 भाग में बांट लीजिए। निर्वाचित सदस्य को 2 भाग में बांटेंगे तो राज्यों से जो चुन करके आते हैं, वो कितने आते हैं? 530 राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेश से जो चुन के आते हैं, है ना, लिख लीजिए राज्यों से 530 और केंद्र शासित में लिख लीजिए इसमें 520। केंद्र शासित प्रदेश से केवल 20 आते हैं चुन करके, ठीक है। अब मनोनीत वाला में लिख लीजिए, मनोनीत में कितने टोटल मनोनीत होते हैं? तो ये 2 एंग्लो इंडियन है, लेकिन ये क्या हुए हैं, जून 2020 में ये समाप्त कर दिए गए हैं। अब एंग्लो इंडियन का ऐसा माना जाता है, ऐसा माना गया कि अब जो है कि भारत में जो है एंग्लो इंडियन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। वास्तविक वाला में लिख लीजिए। वास्तविक में है ना, जो वास्तविक लिखे थे आपने, वास्तविक लिखा है आपने ना, वास्तविक वाला इसको वास्तविक संख्या कितने हैं? वास्तविक सदस्य संख्या कितने हैं? 543 था आपने 545। अब 545 को भी 2 भाग में बांट देंगे। 2 भाग में बांट दीजिए। तो ये 2 भाग में बांट दिया आपने, है ना, 2 भाग में। तो पहला जो है निर्वाचित और दूसरा पार्ट जो है मनोनीत।
अभी दोनों में अंतर समझाऊंगा, है ना। तो निर्वाचित जो है कि कितना कर देंगे आप, निर्वाचित 530 राज्यों से, और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से। अब केंद्र शासित प्रदेश में जो है ना, इसमें लिख लीजिए 7 दिल्ली से आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश को भी 2 भाग में बांट दीजिए। 7 दिल्ली से आते हैं, 7 दिल्ली से, और बाकी 6 अन्य जगहों से, 6 अन्य जगहों से। अब इसमें मुझे ये नहीं, हाँ अब तो 19 हो गया ना, जम्मू कश्मीर के अभी तो 5 सदस्य लेंगे ना। और लाहौर से कितने, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, लद्दाख से कितने हैं? लद्दाख से तो 1 है सर। लद्दाख से 2 है सर। एक तो 19 कर दीजिए इसको, 19 कर दीजिए टोटल 19 है। 19 कर दीजिए, 13 के जगह 19 कर दीजिए। तो 6 दिल्ली से हो जाएगा, है ना। 6 दिल्ली से, 5 कर दीजिए जम्मू कश्मीर से, 7 दिल्ली से, और 5 कर दीजिएगा जम्मू कश्मीर से, और बाकी अन्य केंद्र शासित राज्यों से। अब इसमें जो है कि 545 क्यों? राज्य वाले में सर, राज्य वाले में 6 घट जाएगा ना सर। राज्य में 6 घट जाएगा ना, फिर 530 में 6 घट जाएगा, 524 हो जाएगा। 530 में से 524 हो जाएगा। उसको छोड़ दीजिए, उस व्यवस्था को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर लगाएंगे ना तो अभी अपडेट आया नहीं है, फंस जाएंगे आप लोग, ठीक है। पुराने अपडेट तो आ गया है सर। कहाँ आपके किताब में है? हाँ सर, आपके किताब में, हाँ सर, कितना दिया है? मेरे में 524 है राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से 19 हुआ है। तो ठीक है, कर लिया है ना। तो इसमें जो है कि टोटल कर दीजिए आप। इसमें जो है कि 545 क्यों, 552 क्यों नहीं? सर पीओके के लिए छोड़ा हुआ है। पीओके के लिए कितने सीटें छोड़ी गई है? 7, है ना। जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, तो जम्मू कश्मीर के जो 7 सीटें जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है चला गया है। तो हम लोग जो है कि वहाँ की काउंटिंग नहीं करते हैं। हालांकि वहाँ पे जो है कि ना तो जनगणना हमारे पास हो पाया है ना, और ना वहाँ परिसीमन आयोग लागू हुए हैं। तो इस वजह से जो है कि हम मान के चलते हैं कि हमारा जो है कि सीट जो है पहले जो उस समय जो 7 थे, तो वो 7 अभी भी बने हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब भविष्य में अगर हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर जो है हमें वापस मिल जाता है ना, तो फिर हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी। अभी जो है कि 2026 में जो है कि परिसीमन आयोग बनने वाली है। तो जैसे परिसीमन लागू होगा तो हमारी सीटों की संख्या जो है 524, है ना, 524 ना रह करके ये जो हो जाएगा 750 प्लस, है ना। अभी कितना है? ये 750 प्लस केवल लोकसभा में, ओके। अभी जो है 524 है। टोटल अभी सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल जो है कि कितने हैं अभी हमारे पास? 550 ना, 545, है ना। टोटल 545 प्लस कितना, राज्यसभा में कितने हैं? 250। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितने हो गए? 5, 5, 4, 9 और 5, 2, 7, है ना। मतलब लगभग 800 सीटें जो है कि हमारे पास राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के है। और जैसे 2026 में जैसे ही परिसीमन आयोग लागू होगा, है ना, तो ये आयोग जैसे लागू होगा तो इसमें है कि टोटल सदस्यों की संख्या केवल जो है लोकसभा में 550 प्लस हो सकते हैं, है ना। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। और जो 250 हमारा जो है कि राज्यसभा की जो सीटें हैं, है ना, ये जो है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बढ़ करके 450 हो जाएगा।
यानी कि करीब करीब हमारे पास सांसदों की संख्या जो है 1200 के आसपास होने की संभावना है। अब इसी में से है कि 50 घट जाए या 50 बढ़ जाए, 50 तो बढ़ेगा नहीं, हो सकता है कुछ घटे, है ना, कुछ सीटों की संख्या घटे, लेकिन हमारे पास जो है ये टोटल सदस्यों की संख्या लगभग 1200 के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। अभी जो है कि देख रहे हैं कि जो संसद भवन है वो संसद भवन है कि हमारा छोटा सा है और इसे बने हुए लगभग कितने साल हो गए, 100 साल से प्लस हो गए। अब है कि इसके जगह पर सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है। सेंट्रल विस्टा देखा है आपने, चर्चा में सुना है, क्या है सेंट्रल विस्टा? हाँ सर, जो नया संसद का जो निर्माण हो रहा है उसे क्या कहा गया, सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है ना। और अभी वो उसका भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 तक ये तैयार हो जाएगा। इस पे है कि बहुत सारा विवाद हुआ है और रोक लगाने की भी मांग की जा रही थी, है ना। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये सेंट्रल विस्टा का निर्माण होना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2026 में जब है परिसीमन आयोग लागू होंगे तो सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी और सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी तो उन्हें बैठाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और जो ये कैपेसिटी है पुराने संसद भवन का वो अभी मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम जो है सांसद, जितने सांसद हैं उतने ही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट राष्ट्रपति वाला छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना। तो वहां पे चलिए राज्यसभा में लिख लीजिए। सर जम्मू में कितना बताए थे सर सीट सर? हाँ, जम्मू कश्मीर में सीट सर? जम्मू कश्मीर में जो है कि 5 है अभी। 5 की 6 सर? 5 प्लस 1 वहां पर है आपका लद्दाख में। इसको ऐसे कर लीजिए 2 भाग में, राज्यसभा को भी 2 भाग में बांट लीजिए। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, अधिकतम सदस्यों की संख्या संख्या 250 और वास्तविक सदस्यों की संख्या लिख लीजिए। वास्तविक, दूसरा पार्ट में वास्तविक सदस्यों की संख्या, यहाँ पे वास्तविक सदस्यों की संख्या वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी है? वास्तविक सदस्यों की संख्या 245 है ना। फिर यहाँ पे 5 घट गया तो वो कहाँ चला जाएगा? ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके। तो अधिकतम लिख लीजिए। अधिकतम में जो है यहाँ पे मनोनीत कितने हैं? मनोनीत वो तो मनोनीत 12 ही होंगे। 12 है और निर्वाचित जो है 238 है। निर्वाचित 238। इसमें केंद्र शासित प्रदेश से कितना है सुशील? 8 केंद्र शासित प्रदेश से कितने? वो मतलब शामिल है उसमें 7 गो 400 8 गो। वर्तमान 3 में गो तो 4 दिल्ली है से, सर। 1 पुडुचेरी से और जम्मू कश्मीर से 4 गो। हाँ लिख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश में जो है टोटल 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें जो है कि राज्य में 230, राज्य में 225 होगा ना सर? 225 होगा। 233 टोटल निर्वाचित होंगे तो उसमें 60 गो केंद्र शासित होंगे। 200 टोटल निर्वाचित जो है 238 है, ठीक है। और उसमें केंद्र शासित प्रदेश से 8 हो गए, है ना। तो राज्य में कितना बचा? अधिकतम वाला में लेके चल रहे हैं तब ना। हाँ उसी में चल रहा है। तो 230 होगा। राज्यसभा में है 230 होगा राज्य से, ठीक है। फिर वास्तविक वाला में इसमें लिख लेते हैं। वास्तविक संख्या में लिख लीजिए। कुल सदस्यों की संख्या कितना है सुशील? 245। 245
मनोनीत 12, मनोनीत 12, निर्वाचित कितना होगा सुशील? निर्वाचित सर तो 33 होंगे। 33, 233। इसमें केंद्र शासित प्रदेश से 8 हो गए, जिसमें दिल्ली 3, जम्मू कश्मीर 4, जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख भी शामिल होगा ना? लद्दाख से कोई नहीं राज्यसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट नहीं मिला है। पुडुचेरी 1, पुडुचेरी से 1, और इसमें राज्य में कितने होंगे? 225। थोड़ी संख्या ये उतार चढ़ाव हुआ है। आगे चलते हैं, लोकसभा लिख लेते हैं। लोकसभा लोकसभा इसको क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं, या निम्न सदन कहते हैं, या लोअर हाउस कहते हैं, या हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। हाँ, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, या लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। या जनता का भी सदन इसे बोलते हैं। अब हाउस ऑफ पीपल और जनता का सदन 4 हो गया। अंग्रेजी मतलब हिंदी इंग्लिश में था ना, हिंदी में लिख लीजिए। लोकसभा को, या लोकसभा लिख लीजिए। लोकसभा संसद का प्रथम सदन ऑब्लिक निम्न सदन ऑब्लिक लोकप्रिय सदन ऑब्लिक जनता का सदन भी कहा जा सकता है, भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके सदस्यों का मतदान लिख लीजिए। लोकसभा के सदस्यों का मतदान वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 81 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित की गई थी? 500 की गई थी। 500 निर्धारित की गई थी। 500 निर्धारित की गई थी। लिख लीजिए। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम संख्या 525 निर्धारित की गई।
निर्धारित की गई, निर्धारित की गई। नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 31वें संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 कर दिया गया। 552 कर दिया गया। 552 कर दिया गया। 552 कर दिया गया, जिसमें कितना, जिसमें 530 सदस्यों का 530 सदस्यों का राज्य निर्वाचन क्षेत्र से और 20 संघीय क्षेत्र से और 2 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन नियुक्त होंगे। ब्रैकेट में यहीं पे लिख लीजिए, एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति जून 2020 से समाप्त कर दी गई है। 25 जनवरी 2020 है सर। 25 जनवरी है, ओके। 25 जनवरी 104वां संविधान संशोधन के तहत 331 अनुच्छेद में किया गया था उसके। 25 जनवरी 2020 104वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। वर्तमान में, ये लेटेस्ट वाला, वर्तमान में कितना कुल सदस्यों की संख्या, अभी कितना लिखवाया था? वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या राज्यों द्वारा कितना निर्वाचित हो रहे हैं? 524। और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कितने होंगे निर्वाचित? 19। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति, के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, 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 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कितने सीटें आरक्षित है? 84। वर्तमान में अनुसूचित जाति, वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 84 कुल 84 सीटें आरक्षित है तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है, 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 47 सीटें आरक्षित की गई। ये आरक्षण कितने सालों के लिए, कब तक के है? 2020 तक के है। 26 तक के ना, देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, 26 है या 30 है? सर 30 तक बढ़ाया गया था। 30 तक है ना? 20 तक था, उसको बढ़ाया गया है 30 तक। हाँ, लिख लीजिए। यहाँ वर्तमान में यह आरक्षण की व्यवस्था 2030 तक, अभी 2020 में ही बढ़ाया गया है ना? देख लीजिए तो कब बढ़ाया गया है, उसी में है, जनवरी में ही है। देखिए तो कौन सा अमेंडमेंट है इसमें सुशील? एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। दो 2020 में ही बढ़ाया गया है। इसमें तो केवल 2026 तक ही दे रखा है। 40वां संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या 543 रहेगी। चलिए आगे लिख लेते हैं। 25 जनवरी 2030 तक। हाँ, लिख लीजिए। वर्तमान में यह आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। आगे चलते हैं। राज्यों को स्थानों का आवंटन, राज्यों का स्थानों का आवंटन, इसमें क्या होता है? स्थान कैसे आवंटित किए जाते हैं? लिख लीजिए। जनसंख्या के आधार पर। अनुच्छेद 81 के क्लॉज 2 के तहत लोकसभा में राज्यों का राज्यों को स्थानों का आवंटन उनके जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, के आधार पर किया जाएगा। अब देखिए बिहार की जितनी जनसंख्या है लगभग 11 करोड़ है ना? लगभग 11 करोड़ है। तो 11 करोड़ है तो यहाँ पे जो सीटों की संख्या कितनी है? 42 है, 43 है। अब इसमें सीटों की संख्या में क्या होगी? इंक्रीजमेंट आ जाएगी। मुझे जहां तक लग रहा है कि कम से कम है कि 55 सीटें के आसपास जानी चाहिए, है ना? और वहां 16 से 22 सीटें या 25 सीटों के आसपास है कि यहाँ पर इंक्रीज होगा राज्यसभा में। तो इसी तरह से जो है कि महाराष्ट्र का बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश जहां पर है ये क्या कहते हैं 81 सीटें हैं, तो यहाँ पे 100+ सीटें जा सकती है
है ना, 100+ सीटें यहाँ पे जा सकता है, राज्यसभा में भी यहाँ बढ़ेगा। तो सभी ये जब परिसीमन आयोग लागू होंगे, तो परिसीमन आयोग जब लागू होगा तो सीटों की संख्या जो है सभी जगह बढ़ जाएगी, क्योंकि जनसंख्या में जो है इंक्रीजमेंट होगी, और जनसंख्या में जैसे इंक्रीजमेंट होगा तो प्रतिनिधित्व जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अब ये सीटों का निर्धारण जो है जनसंख्या के आधार पर की जाती है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता तो राजस्थान सबसे ज्यादा जाता है, सबसे ज्यादा राजस्थान होना चाहिए था, है ना। तो अगर सबसे ज्यादा राजस्थान का होता तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है ना, उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है ना। नुकसानदायक होगा कि नहीं होगा? अब है कि राजस्थान में जनसंख्या ही कितना है ना। ऐसा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है ना। तो चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। ये ऐसे लिख लीजिए, लोकसभा में सीटों का आवंटन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। तो लिख लीजिए इसमें पहला, प्रत्येक राज्य को प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटों का आवंटन ऐसी विधि से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से सीटों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथावत एक समान हो। और यह शर्त लिख लीजिए, किंतु यह उपबंध किसी राज्य पर तभी लागू होगा जब उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक हो। नेक्स्ट कर लीजिए। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का आवंटन
आवंटन, जनसंख्या का आवंटन, सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, सीटों की संख्या के अनुपात में समस्त राज्य में यथावत बना रहे। इसमें जो है कि यही कहा गया है कि जब सीटों की संख्या जब आवंटन होगा तो इसमें है कि सभी राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाएगा और क्षेत्रफल को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, यानी कि क्षेत्रफल अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं तो सभी को समान प्रतिनिधित्व मिल पाएगा ना। अगर क्षेत्रफल को जो है कि ध्यान में रखा जाएगा तो गोवा है ना, सिक्किम जैसे राज्यों को क्या होगा, नुकसान झेलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को नुकसान झेलना पड़ेगा। पुडुचेरी जैसे राज्यों को नुकसान झेलना पड़ेगा। दिल्ली जैसे राज्यों को नुकसान झेलना पड़ेगा ना, कि नहीं पड़ेगा? नुकसान झेल लेगा, है ना। और जो बड़े क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं, है ना, वो लाभ की स्थिति में हो जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि विकास दर जो है कि क्या होगा, विकास दर प्रभावित हो जाएगा, है ना, विकास दर भी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, लिख लीजिए। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। 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 आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब ये जो है कि पहले क्या था, जो वयस्क का परिभाषा जो था पहले 21 साल का था, है ना। जब 21 साल से अगर कम उम्र के हैं तो आप मतदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो है कि आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत उम्र सीमा में क्या की गई, कमी कर दी गई। वयस्क होने का जो उम्र सीमा रखा गया 21 पहले था, अब 21 न रख करके कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया, है ना, 18 कर दिया गया। तो चलिए लिख लेते हैं। 1989 या 1988 ना, उनके जन्म शताब्दी पे किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के। हाँ चलिए लिख लेते हैं, लिख लीजिए। आरंभ में वयस्क मताधिकार का उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया गया था। 21 वर्ष निर्धारित किया गया था। किंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई है। आगे चलते हैं, यानी कि जो 18 वर्ष का है वो अपना जनप्रतिनिधि चुन सकता है, नहीं। अब यहाँ पे देखिए मजे की बात यह है कि क्या कहते हैं,
वयस्क मताधिकार का उम्र कितने है? 18 साल है। और शादी की उम्र कितनी रखी गई है लड़कों की? 21। यानी कि एक लड़का जो है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री चुन सकता है 18 साल में, इतना समझदार होता है। लेकिन वो इतना समझदार नहीं होता कि वो शादी कर सके। नहीं, इस समय सर पीएम राजीव गांधी थे। घर चलाने के लिए 21 वर्ष और राज चलाने के लिए 18 वर्ष। सर शादी करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर, देश चलाने से ज्यादा। जी सर, वो पूरी लाइफ टाइम का ना, देश तो आप 5 वर्ष बाद फिर चेंज कर सकते हैं, लेकिन शादी वाली तो नहीं कर सकते। नहीं सर, फिर भी आदमी फेलियर हो जाता है। पंचायत इलेक्शन खड़ा हो सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं। अब वही तो बोला गया है ना कि जब 21 साल आपके 21 साल उम्र इसलिए रखा गया है कि आप मैच्योर नहीं होते हैं, है ना, उठपटांग हरकतें करते रहते हैं। नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ के लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है सर। हाँ चलिए, यहाँ के लोगों को बहुत एक्सपीरियंस देख रहे हैं। हाँ चलिए आगे चलते हैं। एक्सपीरियंस है केवल नेता चुनने में, बाकी में नहीं देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं साइन करवाना शुरू करूं तो सारे बच्चे भाग जाएंगे। बोलूं कि दहेज नहीं लेना है ना, तो बच्चे सब क्या करेंगे? हथियार डाल के भाग लेंगे। तो मैच्योरिटी कहाँ दिखती है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं। अब ये मतदान जो है कि किन लोगों को नहीं दे सकते? कौन से लोग को मना किया गया? लिख लीजिए। वैसे व्यक्ति जो पागल, अपराधी, विदेशी नागरिक और भ्रष्ट आचरण वाले हों, उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया है? नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 326 के तहत नहीं दिया गया है। लिख लीजिए। लोकसभा सदस्यों की अहर्ताएं, निर्वाचन की अहर्ताएं लिख लीजिए। क्वालिफिकेशन क्या क्या है? लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 84 में अहर्ता निर्धारित किया गया। निर्वाचन संबंधी अहर्ताएं निर्धारित की गई है। तो यहाँ लोकसभा कर रहे हैं तो हम लोग लोकसभा की चर्चा केवल करेंगे। दोनों 84 में दोनों की चर्चा की गई है, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन संबंधी अहर्ताओं के बारे में। तो लिख लीजिए, इसमें सबसे पहला लिख लीजिए, है ना, उम्र कितनी चाहिए? लिख लीजिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष पूरे कर चुका हो। 25 वर्ष पूरा कर चुका हो। 25 वर्ष पूरा कर चुका हो। लिख लीजिए। और कोई ये है इसमें? और कोई ये क्या कहते हैं अहर्ता है? भारत का नागरिक ऑलरेडी कर दिए। पागल दिवालिया ना हो, है ना। तो ये जो है कि मुख्य ये अहर्ताएं हैं, है ना। एक इसके क्या करते हैं जनप्रतिनिधि बनने के लिए। अच्छा,
एडुकेशन है क्या अहर्ता में? हेपमार भी नहीं है। सर, नहीं सर, नहीं है। नहीं सर, नहीं। अगर अगर होते तो बिहार के जो युवराज हैं वो बाहर हो जाते, है ना। तक बीए नए युवराज जन्म ले लेंगे। बीए रख दिया जाता तो दोनों युवराज बाहर हो जाते, है ना। एक जो है कि ये चिराग पासवान जो है कि केवल क्वालिफाई कर पाते, है ना। बिहार में 3 युवराज है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर सर, घोषित दिवालिया क्या होता है? हाँ, घोषित दिवालिया सर। पागल दिवालिया, घोषित दिवालिया, है ना। दिवालिया क्या होता है उसको? मतलब रांची से सर्टिफिकेट मिल गया कि पागल है। मेडिकल द्वारा सेटिस्फाइड हो, है ना, सर्टिफाइड हो कि ये जो है इसका माइंड जो है काम नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लेते हैं, लिख लीजिए। जनप्रतिनिधि संसद द्वारा, देख लीजिए, संसद द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा 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 संसद सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई है। निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई है। कौन कौन सा योग्यता रखा है ये जनप्रतिनिधि? लिख लीजिए, लिख लीजिए। आरक्षित सीट, एसटी एससी वाले आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को भारत के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उस वर्ग का सदस्य होना अनिवार्य है। अब जैसे है क्या कि कोई एसटी एससी से चुनाव लड़ना चाहता है ना। कोई व्यक्ति जो है एसटी एससी सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है जो आरक्षित सीट है, तो आरक्षित सीट पे तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं जब आप आरक्षण में आते हो। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जब आप एसटी एससी हो, है ना। ये जरूरी नहीं कि उस क्षेत्र में के ही निवासी हो, आप दूसरे क्षेत्र के निवासी भी हो सकते हैं। जैसे कि अब है कि किसी को हाजीपुर से लड़ना है, आरक्षित सीट है, और कोई दिल्ली का निवासी है ना, वो एससी या एसटी है, ठीक है, वो एससी या एसटी है, जो भी है एससी है, क्योंकि ये हाजीपुर वाला सीट जो है ये क्या कहते हैं एससी के लिए आरक्षित है। अब वो कोई व्यक्ति जो है कि एससी में है और वो दिल्ली से है या झारखंड से, तो क्या वहां से हाजीपुर से चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है? लड़ सकता हाँ, लड़ सकता है ना। लेकिन कोई जनरल व्यक्ति कहेगा कि नहीं हम वो उस सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो वो नहीं लड़ सकता। मेरी बात समझ रहे? तो पहला जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो है ना, ये बाउंडेशन लगाता है, ठीक है, और सीट को आरक्षित व्यक्तियों के लिए ही क्या करता है, सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लेकिन असम को छोड़कर, हाँ लिख लीजिए। किंतु यह प्रावधान असम के स्वतंत्र जिले तथा जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। स्वतंत्र जिले तथा जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए।
लिख लीजिए। किसी अन्य स्थान से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन नामावली यानी कि मतदाता सूची के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत होना आवश्यक होगा। अब जैसे कि सुशील है ना, सुशील को चुनाव लड़ना है और ये कहें हम तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ये लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। ये तो बिहार के नागरिक हैं, तमिलनाडु से लड़ सकते हैं? जी सर, राहुल गांधी लड़े थे सर ना वायनाड से। हाँ, मोदी जी जरिए देखिए बनारस से गुजरात से आके लड़े हुए हैं। हाँ, अब गाजीपुर से लड़ा देंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सुशील, गाजीपुर से लड़ा दिया जाएगा तो आप ट्रेन में चढ़ने देंगे मोदी जी को? नहीं चढ़ने देंगे। आगे चलते हैं। नहीं सर। नेक्स्ट लिख लीजिए। सदस्यों के लिए अयोग्यता, निर्हरता। सदस्य आयोग कैसे हो जाएगा, है ना। यानी कि चुनाव लड़ने से प्रतिबंध किन किन दशाओं में लगाया जा सकता है, उस पे हम लोग देख लेते हैं। लिख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति, ये ऐसे लिख लीजिए पहले, क्या कहते हैं, अनुच्छेद 101 तथा 102 अनुच्छेद 102 में सदस्यों के निर्वाचन संबंधी निर्हरता की चर्चा की गई है। इसके तहत लिख लीजिए। पहला, यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर हो, यानी कि कोई सरकारी सेवा में है ना, सरकारी सेवा में है, नौकरी कर रहा है। जैसे सुशील चुनाव नहीं लड़ सकते, लाभ के पद पे हैं। रंजीत चुनाव नहीं लड़ सकते, लाभ के पद पे हैं। सुधीर लाभ के पद पे हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। जितने भी बच्चे हैं, है ना, जो जॉब में है ना, वो सब के सब किस पे हैं? लाभ के पद पर हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन प्रोफेसर साहब लाभ के पद पे नहीं है, वो सेवा के पद पे है ना, वो चुनाव लड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। टेक्निकल रिजाइन देके लड़ सकते हैं। टेक्निकल रिजाइन नहीं, पूरे रिजाइन देना पड़ेगा, दोबारा ज्वाइन नहीं करने देगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यदि विकृत चित्त हो, पागल हो, है ना, अनसाउंड माइंड, यदि व्यक्ति पागल दिवालिया हो, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट, यदि वह भारत का नागरिक नहीं हो, अनिवासी भारतीय हो, तब भी चुनाव नहीं लड़ सकता। या कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता, जैसे अक्षय कुमार, है ना, अक्षय कुमार भारत का नागरिक नहीं है,
विदेशी नागरिकता ग्रहण कर चुका है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, यदि दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो तो भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता। बहुत दल बदलू होते हैं, है ना। मान लीजिए कि किसी छेदी पासवान, हाँ कौन? छेदी पासवान जरिए हैं। छेदी पासवान, अच्छा आरजेडी वाले, हाँ सासाराम। अच्छा उन पे लग गया है। मतलब दल बदल में वो भी बहुत आगे हैं। नहीं तो अभी वो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं ना, हार गए थे इस बार। इस बार तो जीते हुए हैं, 2024 में हार जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए। अब दल बदल कानून कब लाया गया था, लिख लीजिए यहीं पे। 52वां संविधान संशोधन 1985। लिख लीजिए, दल बदल अधिनियम 52वां 52 संविधान संशोधन 1885 के तहत। 1985 सर। हाँ 1985, सॉरी 1985 के तहत, बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और दिए। 1985 के तहत किसमें जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में संशोधन का जोड़ा गया था। इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को आयोग घोषित किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए सुशील है ना, सुशील है अभी मान लीजिए कि ये जीते हुए हैं, है ना, भाजपा से हैं, है ना, और ये आरजेडी में जाना चाहते हैं। तो आरजेडी में ये कैसे जाएंगे? अगर ये अकेले जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, सिटिंग विधायक आरजेडी ज्वाइन करते हैं, तो इन पे क्या हो जाएगा? प्रतिबंध लग जाएगा, है ना, कि आप किसी और पार्टी के विचारधारा से जुड़ करके चुनाव लड़ते हैं और बीच में जो है कि अपना दल बदल लेते हैं, है ना, जनता को क्या कर रहे हैं आप? धोखा दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। लेकिन सुशील है कि अकेले ज्वाइन ना करके 5 लोग के साथ जाते हैं, तो एक ग्रुप हो गया, है ना, एक ग्रुप हो गया। अब ये जाकर के आरजेडी ज्वाइन करेंगे, तो क्या इन पे प्रतिबंध लगेगा? आराम से ज्वाइन कर लेंगे। नहीं लगेगा, है ना। सभी नेता यही करते हैं। अभी आपने इसका देखा, क्या कहते हैं, एक उदाहरण बिहार में भी फूट पड़ी है ना, अभी फूट पड़ी है ना, लोजपा में सर, लोजपा में चिराग पासवान सर। हाँ चिराग पासवान, हाँ ठीक है, पारस, है ना। हाँ, हमारे सांसद हैं सर। अच्छा आपके सांसद हैं, तो वो थोड़े हटे हैं, वो नहीं हटे ना। नहीं हटे तो नहीं है, लेकिन उदाहरण उनको दिया जा सकता है। हाँ उनके चाचा को लिया जाएगा, है ना। तो उनके चाचा बोले कि हम मूल्य हैं और वो चिराग पार्टी में नहीं है ना, कुछ ऐसा बना। कभी कभी आप देखते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है या फिर है कि इलेक्शन से पहले, है ना, सरकार का जोड़ तोड़ गुनागणित होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि किसी पार्टी को तोड़ करके ये जो है सरकार बना लिए जाते हैं। ये जो है नॉर्थ ईस्ट में ये गेम बहुत चलता है और दक्षिण में ये गेम बहुत चलता है। और मध्य प्रदेश में भी अभी 21 विधायक जो है सिंधिया के साथ, सिंधिया किस में थे? कांग्रेस में थे, कांग्रेस से जीते थे, और सिंधिया जाकर के मिल गए किससे? भाजपा से, है ना। तो ये जो है कि आप ग्रुपिंग में, जो ये दल बदल कानून क्या कहता है कि आप अकेले जाएंगे तो आप पे दल बदल कानून आरोपित हो जाएगा, है ना। अगर है कि आप जो है कि सामूहिक रूप से जाते हैं, यानी सामूहिक रूप से मतलब ग्रुप में, है ना, ग्रुप 4 लोग का भी हो सकता है, 5 लोग का भी हो सकता है, 10 लोग का भी हो सकता है, 50 लोग का भी हो सकता है, 100 लोग का भी हो सकता है।
तो उसमें कहा जाता है कि एक ये समूह जो है विचारधारा से प्रभावित, ये विचारधारा का जो है इनका नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो अलग अलायंस गठन की है। और ये आपने ये देखा होगा कि जो दल ज्वाइन करते हैं, है ना, वो जो है कि अपनी मूल पार्टी की भावना को छोड़ते हुए ज्वाइन करते हैं और घोषणा करते हैं कि हम किस वजह से जो है कि इस पार्टी को छोड़ा है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। सर समूह में कोई फिक्स किया गया है कि मतलब दो, एक से अधिक? और समूह में देखिए एक दो से अधिक, व्यक्तिगत रूप से नहीं रहना चाहिए बस। हाँ, दो से अधिक होगा, है ना। ठीक अब एक दो करेंगे, दो पे कि किसी कोई ना कोई जो है कि आप लगा दिया जाएगा कि नहीं ये दोनों अकेले अकेले मिल करके ज्वाइन किया है। लेकिन 2 से 3 हो जाएगा तो ग्रुप हो गया ना, समूह हो गया ना। 2 से अधिक भी समूह बनता है ना, 2 लोग का तो ग्रुप बनता नहीं है। आगे चलते हैं, मिनिमम 2 से अधिक होनी चाहिए। आगे चलते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। लिख लीजिए, इसमें दल बदल में ही लिख लीजिए। कोई भी व्यक्ति आयोग घोषित किया जा सकता है। कब कब लिख लीजिए, यदि वह उस राजनीतिक दल यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे। जैसे सुशील है, भाजपा में है ना, और भाजपा को छोड़ दे तो इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर ये चुने हुए हैं और चुने हुए विधायक हैं और ये जो है भाजपा छोड़ देते हैं, भाजपा से चुनाव लड़े, भाजपा छोड़ देंगे तो इनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, चली जाएगी, है ना। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, यदि ये भाजपा में हैं और भाजपा के जो रूल है, पार्टी का रूल है, उसे ये नहीं मानते हैं, है ना, उसे ये नहीं मानते हैं, तो और जब मतदान की प्रक्रिया होती है उसके खिलाफ कर देते हैं, वोटिंग कर देते हैं। जैसे कि सदन में है कि किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे वोटिंग चल रही है और ये क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, है ना, ये भाजपा को ना देकर के राजद को कर देते हैं, तो इनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक चली जाएगी, है ना, क्रॉस वोटिंग में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब सुशील चुनाव लड़ते समय कहते कि हमने जो चुनाव विवरण जो है ना, ये विवरण नहीं देते हैं, है ना। अगर बोलता है कि 40 लाख रुपए खर्च करना है, अब 40 लाख का खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाते हैं, है ना, कि कहाँ 40 लाख रुपए खर्च किए और कहाँ से पैसा आया, है ना, तो भी इनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, चली जाएगी। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। ये कोई भ्रष्टाचार करते हैं तब भी इनकी सदस्यता चली जाएगी। लालू जी गए ना। आगे चलते हैं, ये जो है कि विधायक भी बने हुए हैं और लोकसभा सीटें भी ये जीत गए हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा, सदस्यता जाएगी नहीं जाएगी, किसी एक जगह की सदस्यता जाएगी, लोकसभा या अगर ये राज्य इसमें विधानमंडल में है और लोकसभा का चुनाव जीते हैं तो इनकी कौन सी सदस्यता चल जाएगी, विधानमंडल वाली, लोकसभा वाली बनी रहेगी। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन संबंधी आयोगता के प्रश्न को राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के
सलाह पर क्या करेंगे, सुलझाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लिख लीजिए, अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे लिख लेते हैं। सर एक मिनट, ये दल बदल के बारे में जो आप बताए थे कि योग्यता बने रहने के लिए 2 से अधिक अगर जाता है तो उसकी योग्यता बने रहेगा, मतलब निहत्था नहीं होगा। जबकि दल बदल कानून में तो ऐसा बनाया गया कि सर कि 2/3 अगर रहता है तब उसका योग्यता बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी उसकी। अब पहले ये 1/3 था, देखिए अभी 2/3 हो गया है। बहुत सारे 52वां संविधान संशोधन 1989 में 2/3 हो गया सर। अभी अगर गौर किया होगा पिछले 1-2 सालों में, 3 सालों में, है ना, तो जो है कि जदयू में भी बहुत सारे जो है कि आरजेडी से भी टूट करके लोग आए थे, नहीं आए थे। या फिर है कि मध्य प्रदेश वाला प्रकरण आप देख सकते हैं, उत्तराखंड वाला प्रकरण देख सकते हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश वाला प्रकरण देख सकते हैं। वहां पर है कि आप अगर पर्सनली आप किसी भी पार्टी में जाते हैं, है ना, तब जो है कि आप जो है कि आपका स्थिति डैमेज हो जाएगी, आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप एक ग्रुप बना करके जाते हैं। वो पहले जो था कि 1/3 सदस्य जो है या 2/3 सदस्य टूटेगा, है ना, तब वो स्थिति अलग होता था, है ना। लेकिन अब तो है कि ग्रुपिंग में तोड़ लेते हैं। 5 लोगों को बना करके कहते हैं 5 सदस्य आ जाओ और मिल जाओ, है ना। कहाँ जाता है सदस्यता? मैंने तो नहीं देखा ऐसे जाता है। सर अगर वो पार्टी से निष्कासित हो गया है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, अगर कोई पार्टी निष्कासित कर दिया तो। लेकिन अगर वो खुद जाएगा तो सदस्यता चले जाएगा। हाँ, मेरी बात, अगर आपकी अभी मैंने बोला कि कोई किसी पार्टी की सदस्यता अगर समाप्त कर दी जाती है तो उसकी ऑटोमेटिक उसकी क्या हो जाएगी, सदस्यता समाप्त होगी। नहीं, पार्टी से अगर बाहर कर दिया गया है उसको, हाँ, तो दल बदल में नहीं आएगा वो। अगर पार्टी से उसको बाहर कर दिया है पार्टी के दूसरा अगर है कि आप पार्टी छोड़ के जाते हैं, है ना, स्वेच्छा से तो सदस्यता तो रद्द हो जाएगी, तो आप चली जाएगी। लेकिन अगर पार्टी से निकाल दिया गया है, अगर पार्टी से निकाल दिया गया है, किस आधार पर? पार्टी तो क्रॉस वोटिंग करेंगे तभी तो निकालेगी आपको। पार्टी तो क्रॉस वोटिंग सदस्यता चली जाएगी। आप अभी तो बताया कि सुशील अगर वोट कर दें भाजपा में है और आरजेडी सर, लेकिन ये फाइनल अब क्या बता रहे हैं, मतलब 2 से अधिक अगर जाता है तो सदस्यता उसकी बचेगी या 2/3 से अधिक जाने पर बचेगी? इसमें 2/3 जो मेन प्रोविजन में था 2/3, ठीक है। यस सर। पहले 1/3 था, फिर 2/3 हुआ, ओके। हाँ, लेकिन वर्तमान प्रक्रिया में देखा जाता है कि 5 सदस्य भी तोड़ लेते हैं। नहीं तो हमको देखा जाता है, ये थोड़ी लिखना है सर। हमें जो कानून है वो लिखना पड़ेगा ना। हमारा जो कानून है, हम जो अगर लिखेंगे बीपीएससी मेंस में, तो हम तो कानून को लिखेंगे या अभी जो हो रहा है जो लिखेंगे? पूरा प्रोविजन हम जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम लिखवा देंगे, ठीक है। 2/3 का मतलब 530 का 2/3 कितना सदस्य हो जाएगा? उतना कहाँ से टूटेगा? पार्टी वैसे नहीं होता। पार्टी का 2/3 होगा, वो जो पार्टी में जितना उसका 2/3। अभी मैं तोड़ता हूँ। अगर जैसे है कि 78 सदस्य है, किसका आरजेडी का, है ना, उसका 2/3।
78 सदस्य में से कि क्या वो 78 सदस्य में 2/3 कितना हो गया उसको कर दीजिए लगभग 50। 52 तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी को तोड़ करके आएगा इतनी बड़ी संख्या में दल बदल के लिए संभव है? इसीलिए तो कानून बनाया गया सर, इसीलिए तो कानून बनाया गया है कि तोड़ के नहीं जाएगी। वो दल बदल को रोकने के लिए ही तो कानून बनाया गया है। हाँ, अभी बता रहा हूँ कि अब क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि 5 लोग 10 लोग आ जाओ, है ना। अगर 10 सीटों की दिक्कत है, अभी भाजपा कितने 122 पे है, 122 या 124 पे है, कुछ ऐसा है ना, कितना है लगभग पूर्ण बहुमत ही है ना कि उससे ज्यादा है। तो अगर इनकी सीटें एक या 2 कम जाए, है ना, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सदस्यता इनकी सरकार चली जाएगी। तब ये मुख्यमंत्री चौपट हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे तो 2/3 तो तोड़ नहीं पाएंगे, तो सरकार बनेगी नहीं, तो क्या विधानसभा भंग हो जाएगा? नहीं होगा। ये खरीद फरोख्त वाले जो मामला चलते हैं, खरीद फरोख्त वाले मामला तो इसमें तो चलते हैं। किसी दल के जो है कि 4 सदस्य 5 सदस्य 10 सदस्य को जो है ये सेट करते हैं, तुम्हें मंत्री बना देंगे। और जनरली तौर पे ऐसे जो बिकाऊ जो होते हैं सदस्य वो यही करते हैं, 5 लोग 10 लोग मिल करके 10 लोगों को कन्विंस किया गया, उसके बाद वो आगे और कन्विंस हो जाता है। ये कानूनन जो है कि ये माना जाता है कि वो विचारधारा के साथ जो है मेल नहीं खाए, इस वजह से जो है वो पार्टी को छोड़ दिए। पार्टी जिस विचारधारा की बात की थी उस विचारधारा पे नहीं काम कर रही है, हम पार्टी छोड़ दिए, है ना, हम चले गए। तब ये इनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही सर ऐसा विचारधारा की बात दल बदल में किया गया है कि विचारधारा नहीं मिल रहा है तो दूसरे दल में शामिल हो जाए। कौज तो बताएंगे ना आप, कुछ तो बताएंगे। क्या बताएंगे आप कि हमारा मन है हम छोड़ दिए, तो आपको दल बदल कानून नहीं लग जाएगा। 10 लोग अगर एक साथ शिफ्ट होते हैं तो टूटेगा नहीं। तो ऐसा तो कानून में भी बता देता, दल बदल नियम बता देता कि अगर 2 से अधिक अगर जाता है तो उस पर कानून नहीं लागू होगा। आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये दल बदल लागू हो जाएगा, सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वही तो वैलिड रीजन बताना पड़ेगा ना, सो कॉज नोटिस आपको दिए जाएंगे, है ना। अगर पार्टी जो है कि अभी चिराग पासवान क्या बोले, चिराग पासवान बोले कि हम जो है कि चुनाव आयोग में जाएंगे। चुनाव आयोग में गए, चुनाव आयोग मना कर दिया, बोला कि ये जो है कि जो बहुमत में उसी की संख्या ज्यादा है वही ओरिजिनल पार्टी है। चुपचाप हो गए। ज्यादा कुछ करेंगे तो इनका जो बंगला छाप है वो भी छिना जाएगा। अभी घमासान बाकी है इसमें, अभी तो घमासान हुआ नहीं है ना। तो सर ये कौन सा कानून के तहत ही जा रहे हैं? जैसे 2 से अधिक अगर जा रहे हैं उसका सदस्यता रद्द नहीं हो रही है तो दल बदल कानून में तो है नहीं, तो कौन सा कानून के तहत इसका बचा हुआ जो सीट है, जो ये देखना पड़ेगा उसमें क्या प्रोविजन है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का अपने ये सभी के ये क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वो काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास जो है कि कोई भी जुड़ता है हमारा जो है तो वो हमारे संविधान के अनुसार जुड़ता है, हमारे रूल के अनुसार जुड़ता है। अगर इसमें है कि कोई हम पे भी क्लेम कर सकता है ना, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो बातें हैं हमारी पार्टी के जो पार्टी लाइन से गाइडलाइन से आप बाहर जाते हैं तब भी आपको बाहर किया जा सकता है, या फिर है कि हमारे पार्टी लाइन से हमारे संस्था की बातें जो है कि पहले वाली बातें जो है अब नहीं है, तब भी आप जा सकते हैं, है ना। इसमें फाउंडेशन नहीं है ना, पार्टी लाइन पे है। पार्टी का संविधान क्या कहता है, सभी तो अभी तो आरजेडी वाला भी पार्टी का संविधान की बात कर रहे थे ना, जगदानंद सिंह के प्रकरण में या फिर अन्य प्रकरणों में, तो उस पर डिपेंड करता है। निर्दलीय दल का वो कोई भी प्रत्याशी होगा वो भी शामिल होगा पार्टी में, तो वो भी इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पार्टी 6 महीना बाद अगर शामिल होता है तो 6 मंथ बाद अगर शामिल होता है तो पार्टी की सदस्यता चली जाएगी। आगे चलते हैं। मनोनीत सदस्य के लिए ऐसा प्रावधान है कि 6 महीना बाद जाएगा, शामिल होगा तब। जो निर्दलीय डायरेक्ट चुना गया उसको थोड़े है 6 महीना बाद ना, निर्दलीय अगर शामिल होता तो उसकी भी चली जाएगी। आगे चलते हैं। क्या बात कर रहे थे हम लोग? बात कर रहे थे कि दल बदल के आधार पर जो भी लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य दूसरे पार्टी में चला जाएगा तो उसकी लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेगा और राज्यसभा का सभापति निर्णय करेगा। चलिए, कार्यकाल तो निश्चित है नहीं,
है, अनुच्छेद 83(2) के तहत 5 वर्ष का प्रावधान किया गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय में 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में 5 वर्ष कर दिया गया था, 5 वर्ष कर दिया राजीव देसाई के समय में। चलिए लिख लीजिए। आर्टिकल अनुच्छेद 83 के क्लॉज 2 के तहत क्या है, क्या कहते हैं क्लॉज 2, कि लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक के तारीख से कितना होगा, 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा भंग हो जाती है। अब देखिए, इससे पूर्व भी भंग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, पीएम के परामर्श पर। चलिए लिख लीजिए। इससे पूर्व लिख लीजिए, लोकसभा अपने कार्यकाल से पूर्व भी प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। क्या इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है आपातकाल में, लिख लीजिए। किंतु आपातकाल की स्थिति में आपातकाल की स्थिति में आपातकाल की स्थिति में संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, 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 जो एक वर्ष में एक वर्ष में एक बार होगी, एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में एक बार में, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। और इस तरह से जो है कि वो 2 बार कर सकता है ना, 2 साल मैक्सिमम, एक साल करके, या फिर उससे ज्यादा, लिख लीजिए। 2 बार ही तो केवल बढ़ा सकते हैं, एक वर्ष करके। हाँ लिख लीजिए। इस तरह एक बार इस तरह आपात की उद्घोषणा के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। नोट लिख लीजिएगा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। लिख लीजिए। बढ़ाई गई कार्यकाल आपात उद्घोषणा की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक समय तक, 6 माह से अधिक समय तक नहीं रह सकता, 6 माह से अधिक समय तक नहीं रह सकता, यानी कि 6 माह जब ये समाप्त हो जाता है, क्या कहते हैं, आपातकाल,
तो क्या करना पड़ेगा आपको? चुनाव संपन्न कराने होंगे। नहीं, आगे लिख लेते हैं। शपथ ग्रहण, सदस्य लोकसभा के सदस्यों का शपथ ग्रहण, इसमें प्रावधान किया गया शपथ ग्रहण का, लिख लीजिए। अनुच्छेद 99 के तहत लोकसभा के सदस्यों के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत संसद का प्रत्येक सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची, संविधान के तृतीय अनुसूची में विहित प्रारूप के तहत शपथ ग्रहण करेगा। लिख लीजिए। अब यदि है कि मान लीजिए कि सुधीर हैं, है ना, इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, ठीक है, और ये शपथ ग्रहण में नहीं जा सके, तो क्या ये संसद के सदस्य रहेंगे या इनकी सदस्यता जाएगी? इन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया, है ना, तो ये संसद के सदस्य कहलाएंगे, सदन के सदस्य कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, है ना। इनको सदन में बैठने का अधिकार नहीं होगा, है ना, इन्हें बैठने नहीं दिया जाएगा। लिख लीजिए। यदि कोई सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता है, तो निर्वाचित सदस्य सदन की बैठक में भाग नहीं लेगा और नहीं वह सदन का सदस्य रहेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। अगर है कि फिर भी जाकर के ये बैठ जाए तो इन पे कार्रवाई होगी, फाइन देना पड़ेगा सर, फाइन देना पड़ेगा। हाँ, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 104 में। लिख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है और अनधिकृत रूप से सदन की बैठक में भाग लेता है और मतदान करता है, तो ऐसी स्थिति में वह दंड का भागी होगा। ठीक है सर। मनोनीत सदस्य का शपथ ग्रहण होता है या नहीं होता है? जो मनोनीत सदस्य होते हैं उसका शपथ ग्रहण होता है या नहीं होता है? मनोनीत सदस्य का शपथ ग्रहण क्यों नहीं होगा? तो आपने निर्वाचित सदस्य को खाली लिखे हैं कि वो बैठक में भाग लेंगे तो उसकी दंड का भागी होगा। मनोनीत और निर्वाचित दोनों होगा ना फिर। तो हर चीज है वो अंडरस्टूड है ना सुधीर? हाँ, अब इतने सारे चीजें लिखाना शुरू करेंगे तो संभव है? अभी मैं ये आपको बता रहा था
कि जो संसद में जो कोई सदस्य अगर शपथ नहीं लेता है और वो भाग लेता है ना, तो उस समय है कि हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिमाग में अलग अलग बातें आ रही थी। अब वो सब सारी बातें तो नहीं लिखा सकता हूँ ना। तो संसद सदस्य लिखाते हैं कि संसद सदस्य का वो दंड का कार्रवाई होगा, तो आपने संसद में निर्वाचित सदस्य जोड़ दिए, तो जब निर्वाचित जोड़ रहे हैं तो मनोनीत भी जोड़ना चाहिए। अगर निर्वाचित नहीं जोड़ रहे हैं तो ठीक है, संसद सदस्य लिखा रहे हैं तो सही है, लेकिन निर्वाचित जोड़ रहे हैं तो मनोनीत भी उसमें लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, मनोनीत से बाहर हो गए। नहीं, अगर संसद सदस्य खाली लिखवाएंगे तो दोनों आ जाएगा, लेकिन अगर निर्वाचित अगर जोड़ रहे हैं तो मनोनीत भी जोड़ना पड़ेगा अगर उसमें है तो। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए सर। इतना तो बुक से भी हेल्प। हाँ चलिए ठीक है, ओके, ज्यादा नहीं इस पे चर्चा करना है। वेतन और भत्ता जानते ही हैं आप लोग, वेतन कितना मिलता है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। और वो कैसे कैसे? नया वेतन पारित हो गया है क्या सुशील? पारित हो गया 1 अप्रैल 2018 से। 2018 के अनुसार 85,000 है ना। अभी फिर से लोग शोर कर रहे थे 2020 में कि उनके वेतन बढ़ाई जाए, है ना, लेकिन उनको 85,000 रुपया है। 45,000 रुपया जो है उनका मासिक निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता होता है, ठीक है। 50,000 रुपया जो है उनका मासिक वेतन होता है, और 45,000 रुपया जो होता है जो निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता होता है, ठीक है। तो ये उसके 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 बाद जो है कि 45,000 रुपया जो है कार्यालय के भत्ते के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है कि बैठक में जितने बैठक में वो भाग लेगा, है ना, उतने बैठक के हिसाब से 2,000 रुपये उनको दैनिक भत्ता प्रतिदिन दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ऊपर से जो है उनके क्या है, यात्रा भत्ता और तमाम चीजें निहित होते हैं। तो करीब करीब ये 2 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं, है ना। ऐसा तो 1.5 लाख तो ऐसे ही दिख रहा है, लिख लीजिए वेतन भत्ते। संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। और इनके वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं? हाँ, कहां से दिए जाते हैं वेतन भत्ते? कहां से दिए जाते हैं बताइए सुधीर, लिख लीजिए। सर संचित निधि से। संचित निधि से कि नहीं, मुद्रा जो निधि? स्फीति होता है उसके हिसाब से दिया जाता है ना। वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? मुद्रास्फीति होता है उसके हिसाब से दिए जाता है, बताइए। बजट में जो पता है। बजट में? सर ये क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में भी पूछा गया था। हाँ, कहाँ से दिए जाते हैं सुपी? इंटरव्यू में सर 64th में पूछा गया था ये क्वेश्चन मेरे से। हम पूछ रहे हैं कहाँ से दिया जाता है, वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ से बताया था बताइए। चलिए इंटरव्यू है से सर। हाँ लिख लीजिए। लिख लीजिए संसद सदस्य को वेतन, संचित निधि, द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में संसद सदस्यों का वेतन, मासिक वेतन 50,000 रुपये
दिए जाते हैं। 45,000 रुपये मासिक निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता दिया जाता है। ₹45,000 मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता। ₹45,000 की जगह पर 90,000 हो गया है ना? 90,000 हो गया है, देख लीजिए नया वाला देखिए तो। जो 50,000 था उसके जगह पे 1 लाख रुपए कर दिया गया। देख रहा हूँ मैं वही देख रहा हूँ। 2020 में बढ़ा है ना? 2020 में बढ़ा है, कटौती हुआ है। अब 18 में ही बढ़ गया था, हमको लग रहा है। नहीं 2018 के अनुसार 70,000 है। 2018 के अनुसार 70,000 है, देख लीजिए एक बार। जी सर, 45,000 से बढ़ाकर 70,000 किया गया है। ओके। और मंत्रियों का वेतन संशोधन अध्यादेश 2020 पारित हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है कि पेमेंट जो है कि क्या किया गया है? अध्यादेश 1 वर्ष के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते को कम किया गया है ना। जो है कि पहले 1 लाख था, ठीक है, 70,000 किया गया है 1 साल के लिए। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 था, उसको 49,000 किया गया है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। मूल वेतन 1 लाख बढ़ गया, साल भर के लिए केवल लागू। मूल वेतन 1 लाख रुपया। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता हाँ, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपया। 70,000 रुपया। ₹70,000। प्रत्येक बैठक में कितना किया देखिए तो। प्रत्येक बैठक में 2,000 रुपया। 2,000 रुपया है, 2,000 रुपया प्रत्येक बैठक में, 2,000 रुपया। कार्यालय भत्ता, कार्यालय भत्ता 20,000 रुपया। सचिवीय सहायता भत्ता 40,000 रुपया। 40,000 सचिवीय है। निर्धारित किया गया है। और बहुत सारे भत्ताएं हैं जो नहीं लिखवाया है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब है कि रहने देते हैं, फिर शाम में देखते हैं। ओके।